अस्सलाम वालेकुम जनाब, वंस अगेन। कुछ नए चेहरे और कुछ कल वाले चेहरे गायब। एक दिन बाद कौन छुट्टियां करना शुरू कर देता है? जोश ठंडा हो गया। पहले दिन आए, उन्होंने कहा अच्छा बस ठीक है, गला ही मनिया ने। नहीं, मेरा ख्याल था कि कमती लॉ वालों का ये हालात हैं तो ऑडिट वाले तो बिल्कुल ही ख़त्म हुई होगी क्लास। तो ऑडिट माशाल्लाह भरी हुई थी। तो या तो वो बच्चे सीरियस हैं या वो सब्जेक्ट सीरियस है। दोनों ही सीरियस हैं। तो भाई टीचर भी वही, और मेरे साथ कंपनी लॉ का टैग फिर भी ऑडिट की निस्बत थोड़ा ज़्यादा लगा हुआ है। तो असूलन तो यहाँ पे आवाम भरी हुई होनी चाहिए। आई थिंक ये दूसरी अटेम्प्ट वाले बच्चे हैं, वो तीसरी वाले। इनका ये दूसरी अटैम्प्ट वाले हैं, वो तीसरी अटैम्प्ट वाले हैं। ये दूसरी और तीसरी, इससे पहले कि आप इसको मिसअंडरस्टैंड करें, वो कहना ही चाह रहे हैं कि कैफ में पहली दफ़ा 2-3 पेपर देने के बाद जब अगली गो में लोग उठाते हैं तो वो कमती लॉ उठा लेते हैं, और जो थर्ड गो में जब उठता है वो ऑडिट है। तो उन्होंने कहा वो थर्ड गो तक पहुँच गए हैं, वो समझदार हो गए हैं, उन्हें पता है कि क्लास में आना कितना ज़रूरी है। असल रीज़न कंपनी लॉ इतना आसान है कि फ़ेल हो जाता है। एनरोलमेंट्स तकरीबन बराबर हैं दोनों क्लासेस में, लेकिन कंपनी लॉ के हालात ये हैं, और ऑडिट में जो है वो आज वो कह रहे थे कि शायद हमें रूम 4 की तरफ जाना पड़ जाए। तो इसका मतलब आपको समझ आ गया पहले ही दिन। और कल के कुछ बच्चे जनरली आज नज़र भी नहीं आ रहे, कुछ ऐसे चेहरे थे जो इस वक्त गायब हुए हुए। तो बस ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करेंगे तो मसला हल होता चला जाएगा। सीलो आसान है, लेकिन इतना आसान नहीं कर देना उसे कि वो फेल हो जाए। इसको साथ साथ लेके चलें इंशाअल्लाह ताला। कल की बातें याद है? यस। हर अगले दिन पिछले दिन का रिकैप होता है, और अगर रिकैप नहीं देंगे तो फिर तो हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे। तो कोशिश करें किसी भी दिन में आधे घंटे से ज़्यादा आप लोगों को ना पढ़ाऊँ, क्योंकि इसमें पढ़ते थोड़ा सा कवर बहुत सारा हुआ होता है। तो कल की बातें याद है? यस। सिलेबस में कितनी ग्रेड्स हैं? 5 ग्रेड्स हैं। सबसे कम करके सबसे ज़्यादा नंबर कौन सी ग्रेड में मिलता है? वाइंडिंग अप। एक चैप्टर है 12, चैप्टर नंबर 12, 5.5 के करीब सफ़े हैं, और 15 से 20 नंबर की वेटेज है। 15 से 20 नंबर की वेटेज के कितने एरियाज थे? 3। ठीक है, तो चलें, कुछ कुछ लोगों को याददाश्त कायम है। कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स दी थी कि क्या करना है, क्या क्या करना है। एक रजिस्टर मेंटेन करना है। ठीक है, अब मेरा सवाल ये है कि आप में से कितनों ने रजिस्टर परचेज कर लिया? ठीक है, और इसका मतलब है तकरीबन हाफ लोग मान गए बात, और हाफ सोच रहे हैं कि चलो आज ज़रा देखते हैं लोड कितना आता है, फिर देखेंगे, सोचेंगे, इस तरह से करके। तो ऐसे नहीं सोचना, बस किसी भी दिन जो है ना आपने ये नहीं सोचना कि चलो आज वाला काम कल कर लेते हैं। साथ साथ करते रहें। जेन्युइनली बता रहा हूँ, 50 मिनट से ऊपर नहीं पढ़ना पड़ेगा डेली। और एक सब्जेक्ट को अगर डेली आप ज़्यादा से ज़्यादा 50 मिनट दे रहे हैं, और CA के ग्रुप B लेवल का सब्जेक्ट है, तो ये एक बड़ी मुनासिब बात है। ठीक है जी, रजिस्टर मेंटेन करना है। उसके अलावा कोई ज़रूरी बात? रेगुलर क्लासेस लाजमी लेनी है। तीसरी कोई ज़रूरी बात? वीकली टेस्ट लाजमी देने हैं, ताकि आपको साथ साथ प्रैक्टिस होती रहे कि सवाल अगर टेढ़े से आएँ तो उनको लिखते हुए हमने चीज़ों को कैसे लेके चलना है। और आखिरी बात, रिज़ल्ट का वेट ही नहीं करना। अब रिज़ल्ट का वेट तो आप करते ही रहते हैं, लेकिन इस सब्जेक्ट को आगे चलना या ना चलने में रिज़ल्ट का ताल्लुक नहीं है। तो रिज़ल्ट को हम वेट नहीं करेंगे, रिज़ल्ट जैसा भी आएगा इंशाअल्लाह ताला हम चीज़ों को लेके चल रहे होंगे। कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी, कोई सवाल पिछले दिन से रिलेटेड? देख लें, आप खुद ख़तरे को दावत दे रहे हैं। चलें, आज असल में हमने चूँकि प्रोसीजर वगैरह वाली साइड पे ज़रा थोड़ा सा कम, और एक कॉन्सेप्ट समझना है। पार्टनरशिप को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। बचपन में कभी पार्टनरशिप और कंपनी के दरमियान हल्का सा फ़र्क देखने की कोशिश की थी? किताब में एक जगह पे ना 2-3 लाइंस लिखी हुई थी कि पार्टनरशिप डिफरेंट होती है कंपनी से। क्या लिखा हुआ था वहाँ जी? कंपनी एक लीगल बॉडी होती है, कंपनी एक प्रॉपर लीगल पर्सन होता है, और पार्टनरशिप ऐसा नहीं होती। लिमिटेड लायबिलिटी होती है कंपनी की। कंपनी प्रॉपर तरीके से रजिस्टर होती है, पार्टनरशिप को रजिस्टर नहीं कराना पड़ता। कंपनी में मतलब पार्टनरशिप में एक मैक्सिमम नंबर्स की क्वांटिटी है, कंपनियों में उस तरह से नहीं होता। तो थोड़ा सा कंपनी को समझें। बहुत ही हाईली फॉर्मल किस्म की पार्टनरशिप को कंपनी कहते हैं। 2 बंदों ने बिज़नेस करना है, आराम से इकट्ठे होंगे, पार्टनरशिप बनाएंगे, काम करना शुरू कर देंगे। 5 बंदों ने बिज़नेस करना है, पार्टनरशिप बड़ा अच्छा मॉड है। लेकिन अगर 2000 लोगों ने बिज़नेस करना है, 25,000 लोगों ने बिज़नेस करना है, ये 25,000 लोग मिलके बिज़नेस करना क्यों चाहते हैं?
प्रॉफिट ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा वॉल्यूम होगा, ज़्यादा कैपिटल होगा। जब ज़्यादा कैपिटल होगा तो चीज़ें बेहतर तरीके से चलेंगी। भाई अगर लोगों ने माल रोड से 20 लोगों ने अलग अलग से निकल के कॉलेज तक आना है, तो एक तरीका ये है कि वो 20 के 20 लोग अपनी अपनी अलग अलग सवारियाँ लें और कॉलेज आएँ। एक ये कि वो पैसे जोड़ें और एक बस किराए पे ले लें जो डेली 2 तरफ के ट्रिप लगाती हो और उनसे पैसे ले लेती हो। तो ज़्यादा फ़ायदा किस में? बस में। क्यों? इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो जाएंगी, लोग मिलके काम कर रहे होंगे। तो अगर ये 20 मुतफरिक लोग किसी तरीके से एक जगह इकट्ठे हो गए और किसी एक ख़ास रूल के सेट में एग्री कर गए तो इन 20 की 20 लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन अगर हर बंदा अपना अपना कारोबार कर रहा होगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो इस चीज़ को समझते हुए कि पार्टनरशिप जितनी बड़ी होती है उतना ज़्यादा कैपिटल इकट्ठा होता है, लेकिन जितनी बड़ी होती है उतनी खिचड़ी लड़ाइयाँ ज़्यादा पड़ती हैं। तो इन्होंने फिर एक सेटअप शुरू किया, दैट वाज कंपनी। एक बहुत ही हाईली फॉर्मल किस्म की पार्टनरशिप जिसमें बेतहाशा लोग आ सकते हैं और जो पार्टनरशिप की तरह से बहुत महदूद नहीं है। अगर 4 पार्टनर हैं और एक छोड़ के चला जाए तो क्या होता था? खत्म हो जाता पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती थी। 4 पार्टनर और एक 5वां पार्टनर ऐड होता था, पिछली वाली ख़त्म हो जाती थी, नई वाली स्टार्ट हो जाती थी। तो हमें एक ऐसा सेटअप चाहिए जिसमें इस तरह का मजाक ना हो, इतनी कमज़ोर चीज़ ना हो कि लोग आएँ तो वो पिछली वाली चीज़ ख़त्म हो जाए, और ऐसा ना हो कि बस गिनती की 4 लोगों का नाम लिखा है, जहाँ 5वां नाम आ गया, थोड़ी सी बात हिलन जुलन हुई, थोड़ा सा वो चीज़ें डिफरेंट तरीके से चली तो पार्टनरशिप बंद हो जाएगी। कंपनी एक बड़ी ही हाईली फॉर्मलाइज लेवल की एक सेटअप को कहते हैं जिसमें बहुत सारे लोग मिलके अपनी शनाख्त से हटके एक नए बिजनेस की शनाख्त बना लेते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ। 5 लोग हैं, A, B, C, D, E। ये पांचों चाहते हैं कि हम मिलके एक बिज़नेस करें, एक ऐसा बिज़नेस जो हमसे अलग हो और वो एक अलग बिज़नेस, उसको अलग नाम हो, वो अलग तरीके से चलता हो। करना ही नहीं 5 लोगों ने बिज़नेस है। तो इन्होंने मिलके सोचा कि जो ये वाला बिज़नेस हम करने जा रहे हैं, ये बिज़नेस स्टार्ट होता है 10 लाख रुपए से। तो हम ये नया बिज़नेस तब स्टार्ट कर सकेंगे जब हमारे पास हो 10 लाख रुपए। तो इन्होंने क्या किया, आपस में देखा कि हम में से कौन ज़्यादा पैसे दे सकता है, कौन कम पैसे दे सकता है। तो कुछ रेशो तय कर ली। फॉर एग्जांपल A ने दे दिए 1 लाख रुपए, B ने दे दिए 2 लाख रुपए, C ने दे दिए 3 लाख रुपए। इस तरतीब से चले तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। इसने दे दिए 50,000 रुपये, तो आखिरी वाले ने कितने दिए होंगे? 1.5 लाख। पक्की बात है? यस। हाँ जी। मैं एजम्पशन ले रहा हूँ कि मैं अकाउंटेंट्स के सामने हूँ, तो ये मतलब सिर्फ 4 फिगर्स ऐड करके 1 मिलियन में से माइनस करनी है। हाँ जी, 3.5 लाख। ये मिलके हो गया 1 मिलियन। इन्होंने ये 1 मिलियन जोड़ा और ये एक बॉक्स इसमें डाल दिया। और कह दिया ये कंपनी है। वो 5 लोग अलग अलग इंसान थे, A, B, C, D, E। A जो है वो शायद लकड़ियों का काम करता है, B शायद जो है वो लोहे का काम करता है, C शायद कोई भी काम नहीं करता, उसके पास वालिदैन का दिया हुआ पैसा बहुत सारा पड़ा हुआ है, तो वो उसके पास 3 लाख थे। D जो है वो शायद सैलरी पे कहीं जॉब वगैरह करता है, और E जो है वो बिज़नेस करता है। ये 5 अलग अलग लोग हैं, वो 5 ज़िंदगियों में 5 अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन ये वाला काम मिलके करने का सोच रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, पैसे उठा के इस डब्बे में डाल दिया। पार्टनरशिप में पार्टनर बनने के लिए या आप में स्किल्स होनी चाहिए या आपके पास पैसे होने चाहिए। कंपनी में पार्टनर बनने का एक ही तरीका है, पैसे। कंपनी कमर्शियल सेटअप है। या स्किल्स वगैरह को बीइंग अ पार्टनर वो रिकग्नाइज नहीं करते। वो कहते हैं कंपनी में अगर आपने आना है, पार्टनर बनना है, तो कंपनी को पैसे दें। तो इन सब लोगों ने कंपनी को ये वाले पैसे दे दिए। अब ये कंपनी चलेगी कैसे? इनके पास 1 मिलियन आ गया और कंपनी का पार्टनर बनने के लिए स्किल्स नहीं चाहिए, क्या चाहिए? पैसा। पैसा इन लोगों ने यहाँ पे दे दिया है और इसका नाम रख दिया है डब्बा कंपनी। लें जी, ये एक डब्बा कंपनी है।
पता नहीं आपको डब्बे वाली फील आ भी रही है नहीं आ रही? करते हैं ना, डब्बा बनाते हैं। और ये कुछ ना कुछ बस ये लाख रुपये 1 मिलियन बाहर आ गया, इसको डब्बे के अंदर डाल देते हैं। अब हम कहीं ना कहीं एक डब्बे की शक्ल तक पहुंच गए। पता नहीं आप इसकी 3D-नेस फील कर रहे हैं नहीं कर रहे? ठीक है जी, डब्बा कंपनी बनाई और इसमें डाल दिए 1 मिलियन। अब इस कंपनी ने ये 1 मिलियन से बिजनेस करना है। इसने 1 मिलियन उठा के किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना होगा, किसी काम में लगाना होगा, कोई मशीनरी खरीदनी होगी, उससे कुछ प्रॉफिट आएगा। तो ये प्रॉफिट तो ये डब्बा खा जाएगा। प्रॉफिट तो बांटा जाना चाहिए किस में? जो ओनर्स हैं। फर्ज करें प्रॉफिट आए तो ओनर्स में किस तरह से बांटें? 10%, 20%। इन्होंने कहा 10% कर लें, 20% कर लें, ये अंदाज़ा लगा लें कि ये किस तरह से है। तो करते ये हैं कि फॉर द पर्पज़ ऑफ ईज़, फॉर द पर्पज़ ऑफ कैलकुलेशन, जितना पैसा इकट्ठा हुआ होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं और कैलकुलेशन के लिए उस छोटे से टुकड़े को कह देते हैं शेयर। फॉर एग्जांपल टिपिकली पाकिस्तान में एक चीज़ ज़्यादातर मानी जाती है कि एक शेयर 10 रुपये का होता है। अकाउंटिंग वाले टीचर आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस से कहेंगे कि हमेशा शेयर 10 रुपये का होता है, लेकिन वो रॉन्ग नंबर है। शेयर हमेशा 10 रुपये का नहीं होता। कानूनी तौर पे आप शेयर ज़्यादा भी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं। ज़्यादातर शेयर 10 रुपये के होते हैं। तो अकाउंटिंग के टीचर आपको कानूनी पेचीदगी में ज़्यादा नहीं फंसाते, कहते हैं बस मान लो कि 10 रुपये का शेयर होता है। तो मैं आज पहले ही दिन इतना आपको ज़्यादा पेचीदगी में नहीं उलझाऊंगा। हालांकि मैं एक चैप्टर में जाके देखेंगे कि शेयर की वैल्यू 10 रुपये भी हो सकती है, 100 रुपये भी हो सकती है, 500 रुपये भी हो सकती है और 2 रुपये भी हो सकती है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 10 रुपये के हिसाब से शेयर डिवाइड किए। तो 1 मिलियन कितने शेयर्स में डिवाइड हो जाएगा? 1 मिलियन को 10 रुपये के मल्टीपल में करें तो कितने शेयर्स बन जाएंगे? 1 लाख। 1 लाख शेयर्स। और अब उसी के हिसाब से कह दिया कि भाईजान आपके पास 10,000 शेयर्स हैं, आपके पास 20,000 शेयर्स हैं, आपके पास 30,000 शेयर्स हैं, आपके पास 5,000 शेयर्स और आपके पास 35,000 शेयर्स। अब आगे से जितनी भी कैलकुलेशन होगी इनके रुपए शुपए को इग्नोर कर दें। हम कहेंगे तुम्हारे पास कितने शेयर हैं, तुम्हारे पास कितने शेयर हैं। टोटल मिला के इस कंपनी में 1 लाख शेयर्स हैं और ये 1 लाख शेयर्स 5 लोगों के पास हैं। अब पैसे तो इकट्ठे हो गए हैं, इस पैसे को चलाना भी तो है ना, इस कंपनी ने चलना भी तो है। तो ये कंपनी हायर करेगी एम्प्लॉइज़ और वो एम्प्लॉइज़ इस कंपनी को चलाएंगे। लेकिन उन एम्प्लॉइज़ के ऊपर ओनर्स का नुमाइंदा कौन होगा? डायरेक्टर। तो ये वाले भाई साहब ने कहा, बी ने कहा कि वैसे तो मैंने 2 लाख दे दिए हैं और मैं 20% का पार्टनर बन गया हूँ इस कंपनी में, लेकिन मुझे कंपनियों को चलाने का बड़ा अच्छा तरीका आता है और ये जो ये वाला बिजनेस है ये मेरी स्पेशलिटी है, मैं ये अच्छा काम कर सकता हूँ। और चूंकि बहैसियत ओनर मैं मौजूद हूँ तो मैं 20% का मालिक तो हूँ, लेकिन ये जो मैं ये इस कंपनी को चलाऊँगा मैं इसके इजाफी पैसे लूँगा। तो इन्होंने कहा ठीक है, शायद हो सकता है इनमें से 2 लोग उठ के इधर आ जाएं और इस कंपनी का इंतज़ाम चलाना शुरू कर दें, बाकी सबको सिर्फ प्रॉफिट कैसा मिले और उन 2 लोगों को तनख्वाहें भी मिलें क्योंकि वो काम कर रहे हैं। फेयर इनफ। पार्टनरशिप में क्या होता था, ये इस बंदे को काम करना आता है, इसके पास पैसा है, चलो जी 50% प्रॉफिट इसका, 50% प्रॉफिट इसका। नहीं तो वो तय कर लेते थे इसको सैलरी मिलेगी, इसको कैपिटल मिलेगा, इसको इस तरह से मिलेगा और जो बच गया आपस में डिवाइड कर लेंगे। तो कंपनी में तो पार्टनर बनने का स्किल्स वाला तरीका था ही नहीं। तो ये है कंपनी के पार्टनर, ये हैं असल में ओनर्स, इनके अलावा और कोई ओनर नहीं है। अब चाहे तो इनमें से कुछ लोग नामजद हो जाएं, चाहे तो बाहर से कुछ और लोग ले आएं, चाहे तो कुछ लोगों को एम्प्लॉय बना लें। तो हमें चाहिए एक मैनेजमेंट जो कंपनी को चलाए। वो मैनेजमेंट को हम नॉर्मली कहते हैं डायरेक्टर्स। हमें एक मैनेजमेंट चाहिए जो कंपनी को चलाए और उस मैनेजमेंट को क्या कहेंगे? डायरेक्टर्स। इनमें से भी कुछ लोग डायरेक्टर्स हो सकते हैं और कुछ लोग बाहर से भी आ सकते हैं। एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। इन डायरेक्टर्स ने इस डब्बे में मौजूद पैसे से बिजनेस करना शुरू किया और कंपनी के एम्प्लॉयज़ वगैरह को चलाना शुरू किया। और ये 1 मिलियन जब साल ख़त्म हुआ तो इनका तकरीबन 1 मिलियन 1.2 मिलियन बन चुका था। ये कैसे होता है?
1 मिलियन पड़े पड़े 1.2 मिलियन कैसे होता है? प्रॉफिट बिजनेस में लगाया 1 मिलियन, बिजनेस में चीज़ें आई, खर्चे वगैरह माइनस किए, तो समझें साल के एंड पे इनके पास आ गया 2 लाख प्रॉफिट। तो ये अब इस डब्बे में एक तो 1 मिलियन इस डब्बे का वापस पड़ा हुआ है और यहाँ 2 लाख और भी पड़ा हुआ है। ये 2 लाख असल में किसका है? कंपनी ने प्रॉफिट कमा लिया, ये इस डब्बे का है, लेकिन इस डब्बे को किसी ने तो पैसे दिए थे। ये इस डब्बे को इन लोगों ने पैसे दिए थे। तो ये लोग मानते हैं कि ये इस कंपनी का जो प्रॉफिट है हम उसके हिस्सेदार हैं। तो क्या ये सारा का सारा 2 लाख उठा के इन लोगों में डिवाइड कर दें और कंपनी दोबारा 1 मिलियन से अगली दफ़ा काम करे? क्या ये सारा का सारा कंपनी को दे दें ताकि कंपनी 1.2 मिलियन से काम करे? डिवाइड कर दें। फ़र्ज़ करें इसमें से 1 लाख रुपए उठा के यहाँ रखा रहने दें और लाख रुपये इनमें तकसीम कर दें। ये भी खुश रहें कि हमने कंपनी में इन्वेस्ट किया था, कंपनी अच्छी चल रही है, और इस 1 लाख पे भी ये खुश होंगे कि कंपनी ग्रो कर रही है। जब 1 मिलियन से बिज़नेस किया तो 1.2 मिलियन पे खड़े हुए, तो जब 1.1 मिलियन से बिज़नेस करेंगे तो कहानी थोड़ी सी और अच्छे तरीके से जाएगी। तो शायद इस 2 लाख में से 1 लाख को उठा के रिजर्व्स में डाल दिया जाए और 1 लाख को वो सोचें कि अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं इन लोगों में। कैसे डिवाइड करें? शेयर्स के हिसाब से। अब आपने परसेंटेज नहीं कहनी, अब आपने पैसे नहीं कहने, आपने कहना है जी शेयर्स के हिसाब से। शेयर्स कितने हैं और प्रॉफिट कितना है जो डिवाइड होना है? इसका मतलब है कि जो प्रॉफिट डिवाइड होना है इसको हम कहेंगे ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। हालांकि प्रॉफिट 2 लाख हुआ है लेकिन 1 लाख कहाँ चला गया? रिजर्व में। तो आप लोग FR1 में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें समझते हैं कि ये क्या है, फिर चेंजेस इन इक्विटी FR1 में 2 में FR1 में। तो आपको ये बात समझ आए कि जो प्रॉफिट है उसके डिफरेंट तरह के कंपोनेंट्स हैं और इक्विटी के अंदर कुछ चीज़ें ऐड हो रही होती हैं और जो डिविडेंड है वो भी आपका क्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से माइनस हो रहा है और रिजर्व्स अलग से करके महफूज हो रहे होते हैं किसी पर्पस के लिए। ये लाख रुपया जिसके जितने शेयर्स हैं पर शेयर आपने कह दिया जी 1 रुपया मिलेगा। ये जो पर शेयर लोगों को प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है इसका कोई कानूनी नाम भी है, डिविडेंड। तो इन लोगों को अब ये 1 रुपया पर शेयर जो मिल रहा है ये कहलाएगा डिविडेंड। एक काम करते हैं, कहानी को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, 4 साल आगे कर दिया। 4 साल बाद इस कंपनी की वर्थ ये है कि इस कंपनी के पास 1 मिलियन तो शेयर कैपिटल पड़ा हुआ है जो शुरू का था और रिजर्व्स इनके बढ़ते बढ़ते माशाल्लाह से 3 मिलियन के हो गए। ज़ाहिर कंपनी काम कर रही थी, कुछ प्रॉफिट बांट रही थी, कुछ वो कर रही थी, सेव करते 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 आज ये डब्बा 4 मिलियन की वर्थ रखता है। आज अगर इस डब्बे को तोड़ के इसके सारे पैसे निकालें तो उस पर किसका हक है? शेयर होल्डर्स का हक। इन्होंने ये शेयर्स खरीदते हुए कितना रुपया खर्च किया था पर शेयर? 10 रुपये। इसने लाख रुपए दिए थे तो इन कंपनी वालों ने कहा हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं, हमसे तुम ये 10,000 शेयर ले लो। और ये शेयर एक कमर्शियल चीज़ है। ये सारे लोग जो कंपनी में शेयर्स रख के बैठे हुए हैं, सालाना इन शेयर्स की वजह से ना कुछ प्रॉफिट भी होता है और शेयर के ऊपर 10 रुपये भी लिखा हुआ है, तो उसकी कम से कम वर्थ 10 रुपये तो नज़र आ रही है। इसको पैसों की ज़रूरत पड़ गई ई को। ई के पास कितने शेयर्स हैं? 35,000। इसने सोचा मैं काम करता हूँ अपने 15,000 शेयर्स बेच देता हूँ। तो इसने एक और बंदे से रब्ता किया जिसका नाम था एफ, ई के बाद एफ ही आना है। तो उसने उसे कह दिया भाई 15,000 शेयर्स तुम मेरे से ले लो ताकि इसके पास 35,000 के बजाय रह जाएं 20,000। एफ ने कहा ज़बरदस्त, ठीक है, मैं शेयर खरीदने के लिए तैयार हूँ। शेयर पे क्या लिखा है? 10 रुपये। ये लो 10 रुपये। नहीं बेचेंगे 10 रुपये का? अच्छा हाँ, 1 रुपया डिविडेंड भी आ जाता है, 11 का बेच दें। तो ये मार्केट की प्राइस डिफरेंट क्यों होगी? आप कह रहे हैं मार्केट प्राइस पे बेचेंगे, क्यों? क्योंकि इसका कैपिटल 4 मिलियन, क्योंकि अब इस शेयर के पीछे जो कंपनी में इक्विटी की वर्थ है वो 4 मिलियन है। यानी आज अगर कंपनी बंद हो जाती है ना और सारा रिजर्व्स दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट हो तो हर बंदे के हाथ में 40 रुपये आएंगे। तो इस 10 रुपये के शेयर के अगेंस्ट कंपनी में कितना पड़ा हुआ है? 40 रुपया।
और ये शेयर शुरू में उसने 1 रुपया पर शेयर डिविडेंड दिया था, आज की डेट में अच्छे प्रॉफिट्स के बाद तो 4-5 रुपये डिविडेंड आ रहा होगा। यस। तो अगर एक बंदा एक चीज़ ख़रीदना चाह रहा है और उस चीज़ पे हर साल 4-5 रुपये कमाई भी हो जाती है और उस चीज़ के पीछे कम से कम 40 रुपये कमती में भी पड़े हुए हैं, तो एक सियाना इन्वेस्टर क्या कहेगा? 50-60, यस। इससे कम पे तो नहीं बेचेगा। तो वो कहेगा जी मैं तुम्हें 60 रुपये का शेयर बेचूंगा। ये भाई साहब ने 15,000 शेयर्स खरीदने हैं। मैं बहुत बड़ा रिस्क लेने जा रहा हूँ, मैं आपसे कहने लगा हूँ कि 15,000 को 60 से मल्टीप्लाई करके मुझे जवाब बताइए। 15,000 को 60 से मल्टीप्लाई करना है जी 9 लाख। एक जवाब हमारे पास आ चुका है। क्या सारे मुत्तफिक हैं? उन्होंने कहा हाँ सर, हमने तो कचरा मचरा ही करना है। वो कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है और मिल कितने परसेंट शेयर्स रहे हैं उसे? 15,000 लाख में से तो कितने हुए? 15% शेयर्स मिल रहे हैं और आज तक किसी ने इतने पैसे इस कंपनी में नहीं डाले थे। मेरा एक सवाल है, क्या इसने 9 लाख रुपए कंपनी में डाले? नहीं। इसने किसको दिए? ई ने अपने 15,000 शेयर्स फॉरगो किए, 15,000 इसको दिए, इससे 9 लाख रुपया पकड़ा और साइड पे हो गया। और इसको जो शेयर मिलेगा उस शेयर के ऊपर कागज़ पे क्या लिखा होगा? 10 रुपये। जब इसने बेचना होगा तो उस वक्त कंपनी की क्या हालात होंगे, कंपनी क्या डिविडेंड देती होगी, उस दिन का वो रेट होगा। तो हो सकता है कि एक शेयर 4 साल पहले 7 रुपये का हो तो 4 साल बाद 150 रुपये का हो, तो हो सकता है 3 साल बाद दोबारा से 2 रुपये का हुआ होगा। तो शेयर की एक फेस वैल्यू होती है जो शेयर के ऊपर लिखी होती है, वो इनिशियल अमाउंट होती है जो कंपनी बनते वक्त पहली दफ़ा आई थी। उसके बाद जो मार्केट की वैल्यू है वो बहुत ही रेयर है कि वो फेस वैल्यू के बराबर हो। वो डिमांड एंड सप्लाई की कंडीशन की वजह से कभी कम होगी और कभी ज़्यादा होगी। तो ये ओवरऑल कहानी है। ये चंद लोगों ने मिलके शेयर्स खरीदे और ये कंपनी में पैसा आया। कंपनी की इंतज़ामिया ने इसके साथ जो है वो चीज़ों को लेके चलना शुरू किया। प्रॉफिट्स आने शुरू हुए, कुछ रिजर्व्स इनको दिए, कुछ अपने पास रखे। अब क्या हुआ, जब एफ आया है ना कंपनी के अंदर, तो इस डब्बे में कोई चेंज नहीं करनी पड़ी। डब्बे में ना पैसे हमने डाले ना निकाले। डब्बे को लगता है कि उसके पास 1 मिलियन बचपन में आया था और आहिस्ता आहिस्ता उसने मेहनत करके कुछ और पैसे जनरेट किए और उस मेहनत की वजह से वो कुछ अपने पास रखता है और कुछ इनको देता है और डब्बा वही करता है जो ये 5 लोग कहते हैं उसे। तो जब भी इस डब्बे ने कोई डिसीजन लेना होगा वो 5 इकट्ठे होंगे, बैठेंगे और फैसला करेंगे। फिर इन्होंने क्या किया, इस डब्बे को चलाने के कुछ मैनेजर, कुछ डायरेक्टर्स, कुछ एम्प्लॉयज़ ये ग्रुप बना दिया है। छोटे मोटे काम ये लोग कर लिया करेंगे, जो बड़े फैसले होंगे वो लोग कर लेंगे। वो लोग कहलाएंगे मेंबर्स, ये कहलाएंगे डायरेक्टर्स या अदर ऑफिसर्स। अचानक से डी मर जाता है, क्या होगा? डब्बा खत्म। उसके 5,000 शेयर्स उसके बच्चों को मिल जाएंगे। बच्चों की मर्ज़ी है कि वो शेयर मार्केट में बेचें या अपने पास रखें। अपने पास रखेंगे तो डिविडेंड खाते रहेंगे और कंपनी कल को बहुत बड़े लेवल पे अगर ख़त्म होगी तो उनको बहुत बड़ा हिस्सा मिल जाएगा। इसका मतलब है कि इसके मरने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कंपनी को, इसके आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो गौर से देखिए, तो इन्होंने बड़ी चालाकी से किस तरह का सेटअप बना लिया है कि डब्बे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहती है, लोग आते हैं और चले जाते हैं। क्लियर? तो ये एक ओवरऑल साइंस है कि कंपनी किस तरह से बनती है, कंपनी को किस तरह से डिवाइड किया जाता है और कंपनी में शेयर होल्डिंग कैसे कहते हैं, शेयर कैसे कहते हैं। इनिशियली जो अमाउंट आई हुई होती है उसको हम शेयर कह रहे होते हैं। कल को ये कंपनी चल रही है और इन्हें नज़र आता है अगर हमारे पास 1 करोड़ होता ना तो हम एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करते जिसमें हर साल हमें 40 लाख रुपए प्रॉफिट आता, लेकिन इनके पास तो 40 लाख है, ये कहाँ से लाएं 1 करोड़? अब अगेन पहले ये इन लोगों से पूछेंगे कि तुम लोगों के पास पैसे हैं तो तुम लोग दे दो, और कंपनी इन्हें ऑप्शन देगी राइट शेयर्स की। राइट शेयर्स क्या होते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक राइट दिया जाता है कि भाई आओ पैसे खर्चो और कंपनी में मजीद हिस्सेदार बन जाओ, ये राइट शेयर्स हैं। और अगर अपने इस काबिल ना हो कि 60 लाख रुपए तक रेस कर सकें
तो फिर जनता के पास जाएंगे, प्रोस्पेक्टस नामी एक डॉक्यूमेंट देंगे और सबको बताएंगे कि हमारी ऐसी तूफ़ानी कंपनी है, ज़बरदस्त इस तरह से बिज़नेस कर रही है और हमारी कंपनी के शेयर खरीदो। अब वो शेयर 10 रुपये पे नहीं होगा, ज़्यादा पे होगा। अब FR1 पढ़े हुए लोगों को तो पता है कि 10 रुपये से ऊपर वाले शेयर कोई ख़ास नाम देते हैं प्रीमियम, वो प्रीमियम पे ऑफ़र करेंगे। अगर कंपनी के हालात बहुत बुरे होते हैं और इसका शेयर 10 रुपये में भी कोई ख़रीदना ना चाहता तो डिस्काउंट पे ऑफ़र करते। तो अब ये लोगों से कहेंगे आओ शेयर ख़रीदो और लोग फिर इस कंपनी के अंदर शेयर ख़रीद के हिस्सेदार बन जाओगे। तो टेक्निकली ये और वो अलग अलग लोग हैं। पार्टनरशिप और पार्टनर्स अलग अलग लोग नहीं होते थे। एक जगह पे 4 पार्टनर्स बैठे हैं, वो बिज़नेस कर रहे हैं और किसी बंदे का नुकसान हो गया, वो आके चारों पार्टनर्स में से किसी एक से सारा नुकसान रिकवर करके चला जाता था, फिर वापस में एक दूसरे में डिवाइड करते थे। कंपनी में ऐसा नहीं होता। ये डब्बा और ये 5-6 लोग अलग लोग हैं, इनकी अपनी ज़िंदगी है, डब्बे की अपनी ज़िंदगी है। डब्बे की अपनी कमाई है, अपनी इंतज़ामिया है, अपना सेटअप है, वो अपने कामों के लिए खुद जिम्मेदार है। इस डब्बे ने किसी के साथ बुरा किया, वो आके पहले इस डब्बे में से पैसे लेगा। ये 40 लाख का डब्बा है, इसने किसी का 1 करोड़ का नुकसान कर दिया किसी कॉन्ट्रैक्ट में। इस डब्बे से ज़्यादा क्या रिकवर हो सकता है? 40 लाख। लोग आएंगे इस डब्बे को कहेंगे तुमने क्या किया है, डब्बे को तोड़ फोड़ देंगे, उजाड़ देंगे, तबाह कर देंगे और उसमें से 40 लाख निकाल लेंगे। उससे आगे कुछ नहीं कर सकते। उनको ना पकड़े, उनके पास जाएंगे, कहेंगे तुम पैसे दो, कहें हमारा तो सारा असासा तुम लोग ले गए, हमने तो शुरू में डाले थे डब्बे में पैसे, तुम तो हमारे पैसे भी ले गए हो, अब हम तुम्हें क्यों दें? तो इसकी गलत हरकत पे वो जिम्मेदार नहीं है और उनकी गलत हरकत पे ये जिम्मेदार नहीं है। आप एक दुकानदार की दुकान के पास से गुजर रहे हैं, उसने ऊपर जो छज्जा लगाया वो थोड़ा सा कमज़ोर सा है और किसी वजह से वो हिला और आपके सर पे जो है वो छज्जा के गिर गया और आप ज़ख्मी हो गए। आप दुकानदार को जाके पकड़ेंगे, कहेंगे तुम्हारी दुकान की वजह से मुझे नुकसान हुआ है, भरो। क्या दुकानदार कहेगा मैंने नुकसान नहीं किया, इस छज्जे ने नुकसान किया, छज्जा इस शेड, तो इस शेड ने नुकसान किया है। तो आप कहेंगे नहीं भाई तुम्हारी ही दुकान है और तुम्हारी दुकान पे तुम्हारी कोताही की वजह से मेरे सर पे ये शेड गिरा है, तो तुम जिम्मेदार हो। ऐसे ही होगा। पार्टनरशिप में भी ऐसे ही होता है, कंपनी में ऐसा नहीं होता। आपके घर PTCL का अचानक से कनेक्शन काम करते करते ख़राब हो गया, आपको याद आया कि आपके मोहल्ले में एक साहब हैं जिसने PTCL के शेयर्स खरीदे हुए हैं। आप गए उन साहब के पास, दरवाज़ा खटखटाया, वो बाहर निकले, आपने कहा मेरा PTCL नहीं चल रहा, तो उसने कहा जाओ PTCL को पकड़ो। तो आप कहेंगे PTCL को क्यों? PTCL का मालिक मेरे सामने, शेयर्स नहीं खरीदे हुए आपने, ठीक करो मेरा PTCL। क्या वो पाबंद होगा? वो आपसे क्या कहेगा? जाओ PTCL को पकड़ो। तो आप हैरानगी में कहेंगे कि जब वो दुकानदार और उसका शेड एक ही चीज़ थी, जब वो 4 पार्टनर और उनकी पार्टनरशिप एक ही चीज़ थी, तो तुम और तुम्हारा बिजनेस अलग कैसे हो गया? तो कहेगा कि कैफ की पहली अटेम्प्ट देने के बाद भाग गए होगे, कंपनी लॉ तक नहीं पहुंचे होगे। नहीं तो कंपनी लॉ में आके पता लगता है कि कंपनी और कंपनी के ओनर सेपरेट लीगल एंटिटीज होते हैं। तो अभी तक हमने जो चीज़ समझी है, ये लोग और ये अलग अलग हैं। कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी है, जितना उसके पास है उससे ज़्यादा के लिए कंपनी जवाबदेह नहीं है। फिर कंपनी के मालिक बदल रहे हैं, जब मर्जी जो मर्जी आ जाए, जब मर्जी जो मर्जी चला जाए, जब मर्जी जो मर्जी जितने मर्जी शेयर्स खरीद ले, जब मर्जी जो मर्जी जितने मर्जी शेयर्स जिस मर्जी को दे दे। आज से 10 साल बाद शायद इस कंपनी में 50,000 शेयर होल्डर्स हो, कंपनी फिर भी चलती रहेगी। हो सकता है 4 साल बाद इस कंपनी में सिर्फ 2 ही शेयर होल्डर रह जाएं, कंपनी फिर भी चलती रहेगी। तो इन्होंने किस तरह का सेटअप बना लिया है जो खुद ही से चलता है। उसके लिए नहीं क्या करना पड़ेगा, कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे। उस रूल्स के मुताबिक इस डब्बे वाले सारे चलेंगे। उन रूल्स को हम कहते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इस डब्बे की एक शनाख्त बनाएंगे कि ये डब्बा क्या है, इस कंपनी का नाम क्या है, इसका मेन बिजनेस क्या है, इसका शेयर कैपिटल कितना है। उस डब्बे को हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे जब कंपनी बना रहे होंगे, और उसके बाद ये कंपनी उन बेसिक डॉक्यूमेंट्स को फॉलो करती रहेगी। ये ऐसे ही है जैसे हर बंदा
एक हाउसिंग सोसाइटी में परेशान है कि उसके घर के सामने कचरा पड़ा हुआ होता है, पार्क्स मेंटेन नहीं होते, सड़कों का कोई इंतज़ाम नहीं है, फिर अचानक से किसी सियाने आदमी ने कहा एक काम करते हैं, हम एक कंपनी बना लेते हैं या एक सोसाइटी बना लेते हैं, आप तमाम घर वाले हज़ार रुपया दें महीने का, 500 घर हैं तो 500 घर वाले अगर हज़ार रुपये देंगे तो कितने पैसे इकट्ठे होंगे? 5 लाख। उस 5 लाख में से 3 सिक्योरिटी गार्ड रख लिए, उन्हें 75,000 रुपये दे दिए, कुछ सड़कें, कुछ सड़कें, कुछ पार्क्स, इसकी मैनेजमेंट शुरू कर ली, उसके ऊपर पैसा लग गया। तो शायद हर महीने 5 लाख जो इनके पास है तो कोई कूड़ा उठाने वाले होंगे जो हर घर से कूड़ा उठा लेंगे, तो शायद एक सिस्टम हो कि अपनी इनकी टंकी हो, वहाँ से पानी चलाएंगे और तमाम घरों में पानी भी आ जाएगा। तो हो सकता है कुछ मेंटेनेंस का स्टाफ हो सकता है फिर एक उनका कम्युनिटी सेंटर बनाए, एक सोसाइटी जिसको हर महीने 5-5 लाख रुपए आ रहा हो और उसका लग 4-4 लाख रुपए रहा हो, तो सारे लोग खुश होंगे। हर बंदे की जेब से कितना लग रहा है? हर घर वाले से 1,000। और उसको जो सर्विसेज मिल रही हैं, अगर वो अकेले कोशिश करता कि कचरा वाला सामने से कचरा उठाए, पार्क मेंटेन हो, सिक्योरिटी का अरेंजमेंट हो, तो हर बंदे को बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ जाता। तो कंपनी बनाने का मकसद ही होता है कि आप कुछ रूल्स तय कर लेते हैं, फिर बहुत सारे लोगों की कंट्रीब्यूशन एक जगह इकट्ठी होती है, जब इकट्ठे होकर वो कंट्रीब्यूशन सब पे लगती है तो सबका फ़ायदा हो जाता है। तो कंपनी टेक्निकली ये चीज़ है कि इतने सारे लोग ये अपनी ज़िंदगियाँ जी रहे हैं, इन्होंने इस कंपनी को पैसे दे दिए और एक इंतज़ामिया है जो इस कंपनी को चला रही है, ये लोग उस इंतज़ामिया पे चेक एंड बैलेंस भी रखते हैं, तो कंपनी अब अलग तरीके से चल रही है। मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो शायद इस टाइम पे मैंने 6 कंपनियों के शेयर्स खरीदे हुए हों और शायद वो 6 कंपनियाँ अपने तौर पर ज़िंदगी में कुछ कर रही हैं और उनमें से 3-4 कंपनियों से अच्छा प्रॉफिट भी हो और शायद मुझे कोई डिविडेंड भी आना शुरू हो जाए। तो लोगों को साइड इनकम के लिए, लोगों को साइड बिजनेस के लिए एक पोर्टल मिल गया। जो कम पैसे वाले होंगे वो सिर्फ पैसे देंगे और डिविडेंड का वेट करेंगे, जो ज़्यादा पैसे वाले होंगे वो ज़्यादा शेयर्स खरीद के कंपनी की इंतजामिया में घुसने की कोशिश करेंगे। हमारे 12 चैप्टर है। पहला चैप्टर है कंपनियों की टाइप्स पे, कंपनियां कितनी तरह की होती हैं, डब्बा कितनी तरह का होता है, क्या क्या होता है और उसके अंदर कितनी कंपनियां और उनके क्या क्या रूल्स हैं। चैप्टर 2 बताता है कि ये कंपनी रजिस्टर कैसे होती है, कंपनी बनाते कैसे हैं, वो मेमोरेंडम क्या चीज़ है, वो आर्टिकल्स क्या चीज़ है, उनमें क्या लिखा होता है और हम कंपनी को कैसे रजिस्टर कराते हैं। चैप्टर 3 बताता है कि डायरेक्टर्स कौन है, इनकी क्या पावर्स हैं, ये कंपनी को कैसे चलाते हैं। तो ये 3 वो चैप्टर हैं जो आपको बेस बिल्ड करके देते हैं। तो ये 3 ही चैप्टर सबसे बड़े हैं कंपनी लॉ में। उसके बाद चैप्टर मुनासिब साइज़ के। चौथा चैप्टर उन अदर ऑफिसर्स के बारे में जो डायरेक्टर्स के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। 5वां चैप्टर जिसमें शेयर कैपिटल के कुछ रूल्स हैं। 6ठा चैप्टर उस प्रोस्पेक्टस के बारे में बताता है जब आप जनरल पब्लिक को बुलाते हैं कि आओ हमारे में इन्वेस्ट करो। 7वां चैप्टर लोन्स के बारे में है कि कंपनी लोन कैसे लेती है और उस पर सिक्योरिटी क्या देती है। चैप्टर 8 है कि ये लोग मीटिंग्स कैसे करते हैं और मीटिंग्स में मामलात को किस तरह से तय करते हैं। चैप्टर 9 है डिविडेंड क्या होता है और कौन कौन से प्रॉफिट से दे सकते हैं और कब कब देना होता है प्रॉफिट। चैप्टर 10 है कि ये कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो उसके क्या रूल्स हैं। चैप्टर 11 है कंपनी अपनी अकाउंट्स कैसे मेंटेन करेंगी और चैप्टर 12 है कंपनी बंद किस तरह से होगी। जैसे स्टार्ट एक ऑफिशियल तरीके से हुई है, बंद भी ऑफिशियल तरीके से होगी। तो क्या यहाँ तक हमें ये समझ आ रहा है कि कंपनी एक सादा पार्टनरशिप से डिफरेंट कैसे है। तो ये सिर्फ एक स्लैंग एग्जाम्पल थी डब्बे की। जाहिर है ऐसा नहीं होता कि एक डब्बे में आके पैसे डालें, लेकिन द डब्बा इज़ मेंट टू बी एक अलग चीज़ जो कि इन 5 से हटके है और इस डब्बे के अंदर जो है वो इस डब्बे का है। ये एक अलग चीज़ है, ये कंपनी नाम का एक अलग इंसान है। ये अपना टैक्स खुद भरेगा, ये अपने कॉन्ट्रैक्ट खुद करेगा। कानून की नज़र में ये एक इंसान है, ये प्रॉफिट कमाएगा, ये उस पर टैक्स देगा। ये ज़मीन खरीद सकता है इंसान, ये एसेट्स खरीद सकता है। एसी इस कंपनी के नाम पे हो सकते हैं, पार्टनरशिप के नाम पे नहीं होते थे। पार्टनरशिप में पार्टनर्स के नाम पे होती थी चीज़ें। तो ये कंपनी इतना सेपरेट लीगल पर्सन है और इसकी लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड। तो कुछ सियाने लोग क्या करते हैं, इंसान की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड। तो कुछ सियाने लोग क्या करते हैं, एक डब्बा बनाते हैं और उस डब्बे में कुछ पैसे डालते हैं और डब्बे को बंद करके कह देते हैं लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी और अपने सामने ला के खड़ा कर देते हैं। मैं को कारोबार करूँगा और मैं किसी का 70-80 लाख का नुकसान कर दूँ तो मुझे देने पड़ेंगे। लेकिन मैं कारोबार करूँगा एक कंपनी बना के और कंपनी किसी का 70-80 का, मैं 20 लाख रुपए से कंपनी शुरू करूँ और वो कंपनी किसी का 70 लाख का नुकसान कर दे तो ज़्यादा नुकसान कितना होगा? 20 लाख। तो कितनी मज़ेदार चीज़ है लिमिटेड लायबिलिटी। किसी भी प्रोफेशनल जिसको कंपनी लॉ की समझ आ जाए, कोई भी काम धंधा करना हो तो वो क्या करेगा,
वो कंपनी बनाएगा। पता नहीं आपको मज़ीद चालाकियाँ समझ आ रही हैं या नहीं आ रही। मैं अगर सोल प्रोप्राइटर हूँ, फॉर एग्जांपल SBI, मैं कहता हूँ जी मैं सोल प्रोप्राइटर हूँ या मैं एक बिज़नेस वो कर रहा हूँ, तो अगर हमारे पास प्रॉफिट फ़र्ज़ करें किसी सेशन में 2 लाख रुपए हो जाए, यानी कि कभी हम ब्रेक इवन से ऊपर चले जाएं, अल्लाह करे वैसे तीसरे सेशन में शायद हम चले जाएं, तो अगर फ़र्ज़ करें 2 लाख प्रॉफिट आया तो मुझे 2 लाख प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेगा। तो इस टैक्स को कम करने का तरीका ये है कि मैं खर्चा बढ़ा लूँ। अगर मैं अपने आप को सैलरी दे दूँ तो कैसा है? टैक्स तो पड़ा हुआ है आप लोगों ने। तो अगर मैं अपने रेवेन्यूज़ में से जो खर्चे माइनस करूँ उसमें अपनी सैलरी भी माइनस कर लूँ तो क्या बचत हो जाएगी टैक्स से? मेरा ख्याल था आप लोग तड़प के कहेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, इनएडमिसिबल होता है, लेकिन आप लोग जितने कोई यक ठंडे बैठे हुए हैं उस ज़ालिमों को खुदा का खौफ करो। टैक्स तो पढ़ के आए हुए हैं ना। तो टैक्स में अगर ओनर अपने आप को ही सैलरियाँ दे रहा हो तो क्या टैक्स वाले अलाउ करेंगे कि रेवेन्यू में से वो वाला खर्चा माइनस करो? पार्टनरशिप में भी अलाउ नहीं है। मैं तो अभी सोल प्रोप्राइटर की बात कर रहा था ना। सोल प्रोप्राइटर अपने आप को सैलरी दे बच जाएगा तो टैक्स वाले तो उसको नहीं काउंट करेंगे। लेकिन अगर वो किसी और इंसान को सैलरी देगा वो एक्सपेंस होगा। कंपनी एक अलग इंसान है और कंपनी के ओनर अलग इंसान है। अगर कंपनी अपने ओनर को पैसे देगी तो खर्चा है। गेम बढ़ाते हैं, फ़र्ज़ करें 50 लाख का प्रॉफिट है, 50 लाख के प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेगा। अगर 50 लाख का मुझे बहैसियत इंडिविजुअल प्रॉफिट हुआ, मेरे पास 50 लाख आया, मैंने उस पर टैक्स दिया और ज़ाती ज़िंदगी में मैंने जो है वो फ़र्ज़ करें अपने घर वालों के साथ किसी दूसरे मुल्क घूमने चला गया, तो जो दूसरे मुल्क घूमने गया वो मेरा खर्चा हुआ। जो मैंने अपने घर का किराया दिया मेरा खर्चा हुआ, जो मैंने इंटरनेट के बिल भरे मेरा खर्चा हुआ, जो पेट्रोल डलवाया मेरा खर्चा हुआ, और टैक्स दे दिया हमने 50 लाख पे। तो एक काम करते हैं, एक कंपनी बनाता हूँ और मैं उस कंपनी में एम्प्लॉय लग जाता हूँ। मैं कंपनी का ओनर भी बन जाता हूँ और कंपनी की मैनेजमेंट भी बन जाता हूँ। फिर क्या होगी, कंपनी अपने एक एम्प्लॉय को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए गाड़ी में पेट्रोल डाल के दे रही होगी। खर्चा किसका? कंपनी का। कंपनी अपने एम्प्लॉय को फैमिली के साथ दूसरे मुल्क भेजेगी, 10 लाख रुपए खर्चा कर लेगी कंपनी। तो ले दे के एंड पे कंपनी को प्रॉफिट होगा 5 लाख का। तो कंपनी ना बनाए। और नुकसान भी डिफाइंड है। तो कंपनी बनाने से आपकी एक अलग शनाख्त बन जाती है और बिज़नेस की शनाख्त इंसान की शनाख्त से अलग हो जाती है। और फिर बहुत सारे सियाने लोग कॉर्पोरेट लॉ पढ़ने के बाद इतने कमाल मशवरे देना शुरू कर देते हैं सेठों को कि यार क्या कर रहे हो, सोल प्रोप्राइटर बन के कब तक ज़िंदगी गुजारोगे, और तुम्हें कंपनी बनाने का तरीका बताऊँ। तो कंपनी इतना सेपरेट वजूद है कि वो अपने ही ओनर को सैलरी दे तो वो एक अलग चीज़ मानी जाएगी कि इसने अपने एक एम्प्लॉय को सैलरी दी है, चाहे वो मालिकों में से है। लेकिन मुझे एक बात समझ आ गई है कि आपके भी कॉन्सेप्ट थोड़े से टैक्स वाले भी शायद रिवाइज होने वाले हैं, तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंटली आगे बहना चाह रहा था, लेकिन आप लोगों ने पहले ही लेवल पे मुझे अच्छे खासा ब्रेक लगा दिया। थोड़ा सा किताब की इंग्लिश की तरफ चलते हैं, ज़रा देखें तो सही। मोस्ट प्रॉब्ली थोड़ी देर में आप लोगों के पास हैंडआउट्स पहुंचने वाले होंगे इंशाल्लाह। आए हुए हैं? ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दें। चूँकि हमने आपको किताब देनी है तो फिलहाल जो है ना हैंडआउट्स हमने ज़रा बारीक फॉन्ट में किए हैं, वरना क्या होता है वो एक सफ़े को अगर हैंडआउट में बड़ा करके वो करें ना, फिर किताब आती है तो सारी ज़िंदगी आप यही सोचते रहते हैं कि किताब में बारीक फॉन्ट है, हैंडआउट्स बड़े वाले होते थे। तो हमने एक सफ़े पे 2 हैंडआउट्स प्रिंट किए हैं, उससे जो है ना आपको जब किताब मिलेगी तो आपको एक अच्छी फील आएगी कि हाँ भाई किताब का फॉन्ट हैंडआउट से बेहतर है। और तो नहीं इसका कोई मकसद, पैसे भी बचेंगे, हद हो गई। बिज़नेस सोचना भाई, आप कौन सी क्लास में बैठे हैं? कंपनी लॉ, कंपनी बन के सोचें, कंपनी के खर्चे बढ़ाएं, टैक्सेबल खर्चे बढ़ाएं। वो असल में खर्चे नहीं होने चाहिए लेकिन टैक्स वालों की नज़र में खर्चे होने चाहिए। फीचर ऑफ कंपनी, सबसे पहले ये चैप्टर इंट्रोड्यूस कराता है कि सोल ट्रेडर क्या है। एक ऐसा इंडिविजुअल हु ओन्स एंड रन्स हिज और हर ओन बिजनेस। लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज द बिजनेस एज अ सेपरेट पर्सन। लॉ इस बिजनेस को एक सेपरेट पर्सन काउंट नहीं करता। ये पर्सन पर्सनली लाइबल है डेट्स ऑफ द बिजनेस के लिए। जो बिजनेस के डेट्स हैं, जो उधार हैं, जो खर्चे हैं या जो नुकसान है, उसके लिए ये बंदा
पर्सनली लायबल है। तो सोल ट्रेडर कौन है भला? एक अकेला बंदा जो अपना बिजनेस कर रहा है। किताब हमें सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप और कंपनी में फ़र्क बताना चाह रही है। पार्टनरशिप में क्या होता है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं हु ओन एंड रन देयर ओन बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस को एज अ पर्सन रिकॉग्नाइज नहीं करता लॉ। वो कहते हैं ये पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म वन एंड द सेम थिंग है। 4 लोगों को इकट्ठा कर लो तो फर्म बन जाएगी। पार्टनरशिप पर्सनली लायबल होते हैं जॉइंटली विद अदर पार्टनर्स फॉर डेट। याद है? जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी। अच्छा, कंपनी में क्या होता है? कैपिटल ऑफ कंपनी इज रिप्रेजेंटेड बाय, कंपनी में जो पैसे होते हैं, कैपिटल जैसे वो चल रही होती है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स इसके मालिक होते हैं। आप लोगों ने अकाउंटिंग में प्रेफरेंस शेयर्स और इस तरह की कुछ बातें पढ़ी होंगी। हम शेयर कैपिटल के चैप्टर में जाके ज़रा इनको समझेंगे क्या होता है। तो जो सादा शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं। ये क्रिएट होती है एक प्रोसेस से जो कि कंपनीज एक्ट ने एस्टेब्लिश किया है। कंपनीज एक्ट ने एक तरीका बताया जिसके थ्रू कंपनियां बनती हैं। कंपनी लीगल पर्सन है और अपने ओनर से सेपरेट है। कंपनी लीगल पर्सन है और अपने ओनर से सेपरेट है। इसको कानून की ज़बान में डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी कहते हैं। डॉक्ट्राइन कहते हैं रूल को, कॉर्पोरेट कहते हैं कंपनी को, और पर्सनैलिटी शख्सियत। तो डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का मतलब है कि कंपनी की अपनी ज़ाती एक पर्सनैलिटी है। कंपनी एक सेपरेट पर्सन है अपने ओनर से हटके। कंपनीज आर मैनेज बाय देयर डायरेक्टर्स। कंपनी को कौन मैनेज करता है? उनके डायरेक्टर्स। अब ये बिल्कुल एक स्टार्टिंग तबसरा है किताब का जिसमें वो बताना चाह रहे हैं कि कंपनी बाकियों से फ़र्क कैसे होती है। तो यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ के बस मुस्कुरा देना, ऐसे याद साथ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिखने की ज़रूरत बहरहाल है। अब आगे से उन्होंने कंपनी के 3 फीचर्स बताए। सेपरेट लीगल पर्सन, कंपनी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद अदर पर्सन। कंपनी बाकी पर्सन्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है। कंपनी का अपना एक नाम है, कंपनी के अपने साइन होते हैं, कंपनी अपनी मोहर होती है। कंपनी एक अलग पर्सन है। कंपनी लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, मामलात करती है, कंपनी दूसरों में इन्वेस्ट करती है, कंपनी में लोग इन्वेस्ट करते हैं। कंपनी ओन्स इट्स ओन एसेट्स, कंपनी अपने एसेट्स खुद ओन करती है, इंसानों के नाम पे नहीं होते, कंपनी के नाम पे होते हैं। अ कंपनी इज पर्सनली लायबल टू पे टैक्स ऑन इट्स इनकम। तो किताब हल्का सा बता रही है आपको सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी से क्या मुराद है। तो पीटीसीएल की किसी गलत हरकत के लिए पीटीसीएल का शेयर होल्डर जिम्मेदार नहीं, पीटीसीएल नामी कंपनी जिम्मेदार है, और वो फाइन देगी, पेनल्टी देगी, अल्टीमेटली इस बंदे को कम डिविडेंड मिलेगा। लेकिन पीटीसीएल एक अलग पर्सन है, उसने जुर्म किया है, उसको जुर्माना होगा, वो सजा दे। लिमिटेड लायबिलिटी, ओनर्स ऑफ अ कंपनी की लायबिलिटी फॉर डेट्स ऑफ कंपनी लिमिटेड होती है टू द अमाउंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। को नुकसान करेगी तो ओनर्स ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक फंसेंगे? जितना उन्होंने इनिशियली इन्वेस्ट किया था। जैसे इन लोगों ने 1 लाख 2 लाख और ये इन्वेस्ट किया था, इससे ज़्यादा उनका नहीं डूबेगा। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन, ये तीसरा फीचर। एनी लीगल पर्सन कैन ओन शेयर इन अ कंपनी, इवन अनदर कंपनी कैन ओन शेयर। कोई भी शख्स एक कंपनी के शेयर खरीद सकता है, इवन एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद सकती है। शेयर होल्डर अपने शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी और को बगैर बाकियों को बताए। इट डज नॉट अफेक्ट द लीगल स्टेटस और लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी। कंपनी का स्टेटस या एग्जिस्टेंस ख़त्म नहीं होती। कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट अनअफेक्टेड बाय चेंज इन ओनरशिप। कंपनी चलती रहती है इस चीज़ से कता ताल्लुक कि उसकी ओनरशिप क्या है। उसकी ओनर्स 50,000 हैं तो भी वैसे ही चलेगी, उसकी ओनर्स 7 हैं तो भी वैसे ही चलेगी, क्योंकि ओनर्स तो आपस में शेयर्स वगैरह की गेमें खेल रहे हैं, शेयर्स खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, एक दूसरे से प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो ये लोग, इसका मतलब है कि यहाँ 2 बिज़नेस हो रहे हैं। एक बिज़नेस ये है कि लोग शेयर नाम के एक एसेट खरीद के उसकी खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, और एक वो बिज़नेस है जो डब्बा कर रहा है। ये जो डब्बा कर रहा है ये इस कंपनी का बिज़नेस है, और वो ज़ाती जो लोग हैं वो लोग हैं, उनकी अपनी ज़िंदगियाँ भी हैं, और वो इस कंपनी के जो शेयर्स खरीद के बैठे हुए हैं वो एक बिज़नेस कर रहे हैं। आपने एक शेयर आज 10 रुपये का खरीदा और कुछ अरसे बाद 20 रुपये का बेचा, तो ये बिज़नेस ही तो था आपके लिए। तो उनके लिए ये शेयर्स की खरीदो फरोख्त भी एक बिज़नेस है, और कंपनी के लिए बिज़नेस ये है कि कंपनी अपने पैसों को अच्छे तरीके से मैनेज करे और अपने ओनर प्रॉफिट दे। तो ये 3 फीचर्स कंपनी के बाकी बिजनेस से सेपरेट बताए जाते हैं कि इसमें एक सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी होती है, इसमें लिमिटेड लायबिलिटी होती है, और इसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र होती रहती है। इसकी सक्सेशन परपेचुअल होती है। परपेचुअलिटी याद है क्यूएम में क्या होती थी? कंटिन्यूस एनविटी, ऐसी एनविटी जो मुसलसल चलती रहती थी। तो परपेचुअल का मतलब होता है लगातार चीज़, एक ऐसी चीज़ जो मुसलसल चल रही है। सक्सेशन किसे कहते हैं? एक बंदे से दूसरे बंदे को मुंतकिल होना, विरासत वगैरह को सक्सेशन कहते हैं। तो परपेचुअल सक्सेशन का फिर लफ्जी मतलब क्या हुआ?
लगातार विरासत की मुंतकली, यानी कि कंपनी में ऐसा है कि आज से 200 साल बाद भी शायद कंपनी बनाने वाले सारे मर चुके होंगे, लेकिन कंपनी नहीं मरी होगी क्योंकि विरासत बदल रही होगी। मुसलसल कंपनी के शेयर्स एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, एक दिन में एक ही शेयर 5 दफ़ा भी ट्रेड हो सकता है। कंपनी को इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये लोग अपना बिजनेस अपने तरीके से चल रहे हैं, कंपनी अपने पैसों से चल रही है। तो ये 3 फीचर्स हैं जो कंपनी को एक सादा पार्टनरशिप या किसी और बिजनेस से सेग्रीगेट करते हैं। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल, कोई परेशानी? सर जी सर, आपने कहा कि कंपनी में बड़े अपने फायदे बताए, सर मोस्टली पार्टनरशिप लोग क्यों करते हैं कंपनी? जी, कंपनी के मैंने इतने फ़ायदे बताए, और मैंने इसलिए इतने फ़ायदे बताए कि लॉ ने इतने फ़ायदे बताए। तो लॉ इतने फ़ायदे क्यों देना चाह रहा है लोगों को? ताकि लोग कंपनी बनाएं। अच्छा, कंपनी बनाने से क्या होगा? कंपनी एक बंद कमरे में बैठ के नहीं बन सकती। आप कोई डॉक्यूमेंट्स उठाएंगे, कुछ लोगों की डिटेल उठाएंगे और गवर्नमेंट में उसका इंदराज कराएंगे, रजिस्टर करवाएंगे। जब एक दफ़ा रजिस्टर करा दिया तो सालाना अपने अकाउंट्स भी जमा कराने होंगे, सालाना बहुत सारे और डिटेल्स भी देनी होगी। तो पाकिस्तान के सैकड़ों हज़ारों अनरेगुलेटेड बिजनेस रेगुलेट होना शुरू हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट जान के सोल प्रोप्राइटर्स और पार्टनरशिप्स के लिए बिज़नेस मुश्किल कर देती है। इवन 20 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाएं तो आपको याद होगा कि उनको कंपनी बनानी वाजिब हो जाती है। तो ज़्यादातर लोग चूँकि टैक्स चोरी करना चाहते हैं, सामने नहीं आना चाहते, तो वो पार्टनरशिप्स वगैरह के तौर पे बिज़नेस करते रहते हैं। लेकिन अल्टीमेटली इसमें नुकसान बहुत है, ख़तरा बहुत है। उनको फिर टैक्स तो बचा लेते हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर इतनी बुरी होती है कि उसके बाद तौबा करते हैं और सोचते हैं कि आइंदा कभी अनरेगुलेटेड नहीं चलेंगे। तो गवर्नमेंट चाहती है कि लोग रेगुलेटेड साइड पे आएँ, लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना बिज़नेस बताएं, अपने सेगमेंट्स बताएं, अपने बारे में बताएं, अपने सालाना प्रॉफिट्स बताएं और उसके ऊपर गवर्नमेंट को बाकायदा टैक्स दें। तो इसलिए सारे फ़ायदे कंपनी की तरफ रख दिए। तो ये वो चालाकी हैं जो अलाउड हैं। आप लोग टैक्स के अंदर जो है वो कॉन्सेप्ट देखते हैं कि जी ये टैक्स जो है वो अवॉइडेंस है और ये टैक्स एवेजन है। तो ये जो अवॉइडेंस है, ये लफ्ज़ निकाला ही इन्होंने इसलिए है कि लोगों को थोड़ी सी चालाकियाँ समझ आए और उस चालाकियों के चक्कर में कम से कम अपना इंदराज तो कराएं, कम से कम फेस पे तो आएँ, सरफेस पे तो आएँ, नज़र तो आएँ। जैसे फाइलर को बहुत सारे बेनिफिट देती है गवर्नमेंट, इसलिए कि कम से कम लोग फाइलर तो बने। जब फाइलर बनेंगे तो अल्टीमेटली उनसे टैक्स वगैरह तो कलेक्ट कर ही लिया जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे कंपनी को दिए हैं, इंडिविजुअल्स को नहीं दिए। इसके कुछ नुकसान भी तो ये कंपनी बनाने के, तो वही बात है ना, आप बहुत एक्सपोज हो जाएंगे। यानी अगर आप 2 नंबर काम करना चाह रहे हैं तो आपके लिए नुकसान है, लेकिन अगर आप 1 नंबर काम करना चाह रहे हैं तो कंपनी बनाना इज़ द मोस्ट राइटेस्ट थिंग। जब भी आपने एक बड़े पैमाने पे बिज़नेस करना है, एक ऐसा बिज़नेस करना है जिसमें हज़ारों शेयर होल्डर हो, एक ऐसा बिज़नेस करना है जो बहुत बड़े लेवल पे चले, तो एक सादा इंसान बहुत बड़ा कैपिटल इकट्ठा नहीं करता। कंपनी में फ़ायदा ये है कि लोगों का ज़्यादा दाव पे नहीं लगा होता। अगर एक बंदे ने अकेले ही 70 करोड़ एक बिज़नेस में लगाया होगा तो वो कभी भी आर या पार पूरा का पूरा पैसा भी डूब सकता है। और बड़े कम ऐसे लोग हैं जो 70 करोड़ रुपए का बिज़नेस कर सकें। लेकिन मेरे पास 5,000 रुपये भी है ना, तो मैं एक 70 अरब वाली कंपनी में शेयर्स खरीद सकता हूँ। मेरा भी कुछ नहीं बिगड़ना और उस कंपनी को भी पैसे मिल जाने हैं। तो मेरे जैसे 5 लाख लोगों ने अगर 5-5 हज़ार रुपये के शेयर्स खरीद लिए तो कंपनी के पास सोचें कितने ज़्यादा आ जाएंगे। अब मैं रिस्क नहीं लूँगा कि मैं आपसे पूछूं 5 लाख को 5,000 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, लेकिन वैसे अगर करके देख लूँ तो थोड़ा सा, हाँ जी, 5 लाख को अगर 5,000 से मल्टीप्लाई करें 150 एक भाई ने कहा 250 मिलियन, एक भाई ने कहा 250 करोड़। 2500 मिलियन। इसकी ना मुझे लग रहा है हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। किसी दिन अगर मैंने दोबारा से एक और कैलकुलेशन पूछी और आपने ना वो किया ना, तो फिर मैं आपको ये इंग्लिश उर्दू ज़ीरो के कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा कि मिलियन कितना होता है, बिलियन कितना होता है, और 250 करोड़ को 2.5 अरब क्यों नहीं बोला। ये इंडियंस के मसले हैं, उनकी करोड़ पे गिनती ख़त्म हो जाती है, हमारी नहीं ख़त्म होती। उन बेचारों को 32,000 करोड़ बोलना पड़ता है, 17,000 करोड़ बोलना पड़ता है, हमारे तो खरबों की करप्शन हो जाती है। तो हमारे पास करोड़ से ऊपर अरब भी है, अरब से ऊपर खरब भी है, खरब से ऊपर भी है नीलम, वो खैर उतना इस्तेमाल में नहीं होता क्योंकि मतलब उतने होते ही नहीं हमारे पास। तो बहरहाल मुझे एक चीज़ समझ आ गई, मैंने ये नहीं कहा था कि 4,399 को 25,392 से मल्टीप्लाई करें। मैंने 2 ऐसी सीधी चीज़ों को मल्टीप्लाई किया था जिसमें 5 से मल्टीप्लाई होकर 25 होता और सिर्फ आगे के सिफर ऐड करने थे और दिमाग में हिसाब लगाना था।
2.5 बिलियन यानी कि 2.5 अरब, यानी कि 250 करोड़, बट नॉट 250 मिलियन। 250 मिलियन में और 2.5 अरब में फ़र्क होता है। ये जो है ना, मुझे लग रहा है इससे पहले कि आप लोग फर्म में जाएं, ठीक है, आप लोगों के जहन में होते हैं मिलियन, बिलियन और ये वाली कैलकुलेशन। फर्म में पता है कि आप जब जाते हैं क्लाइंट पे, तो क्लाइंट कहता है सर ये 53 लाख की एंट्री डाल दें। अब आप सोच रहे हो 53 लाख 53 मिलियन होता है या 0.53 मिलियन होता है, पता नहीं क्या होता है, ठीक है। वो कहेगा 52 करोड़ 53 लाख दी पेमेंट आई है। अब पहले तो आप उसकी पंजाबी में से एक्सट्रैक्ट करेंगे कि उसका उर्दू वो क्या होगा, उसको कॉपी करके चैट जीपीटी पे डाल दिया, ट्रांसलेट इनटू माय एक्सेप्टेबल लैंग्वेज, फिर वहाँ जो लिखा हुआ नज़र आया उसके हिसाब से जो है ना आप उसको, तो खैर आप जो है ना वो जिस माशरे का हिस्सा बनने जा रहे हैं, आप पढ़ किताबें फरंगी रहे हैं और आपने फेस करना है देसियों को। तो आपके जहन में ये तो नहीं कि एक वाकई एक ओवल मेज़ होती है, उसके इर्द गिर्द लोग बैठे हुए होते हैं, मीटिंग कर रहे होते हैं और सामने नेस्ले की पानी की बोतल रखी हुई होती है, उन सब ने टाई लगाई हुई होती है, बड़े सोफिस्टिकेटेड माहौल में मीटिंग कर रहे होते हैं। मेजॉरिटी मीटिंग्स खाने की मेज़ पे हो रही होती हैं, बड़ कढ़ाई पे बैठते हुए ना एक बोटी को ऐसे फाड़ते हुए जो है ना वो एक डायरेक्टर दूसरे से कह रहा होता है कि हाँ भाई फिर कितने दी इन्वेस्टमेंट ला दी है। 53 लाख सही होगा, 53 लाख नहीं, को 2.5 करोड़ होना चाहिए। ये 2.5 करोड़ का डिसीजन एक बोटी फड़काने में ले लिया। फंस जाते हैं हम, बचपन में भी देसी होते हैं, दरमियान में हमें खाम का फिरंगी बना देते हैं और आगे चल के फिर माहौल देसी होता है। और जो सेठ के पास नौकरी कर रहे होते हैं 5वीं पास होता है। अगर वो पढ़ता तो इतना टाइम कहाँ से आता कि बिजनेस करे। हम पढ़ते रह गए, वो बिजनेस करता रह गया। चले खैर, मतलब इस वक्त तो मायूस करने वाली बात है ये। तो क्या ये गेम समझ आ रही है? आपके पास हैंडआउट आया है, इस हैंडआउट का पहला वाला सफ़ा यानी कि पहले सफ़े पे लेफ़्ट पे जो लिखा हुआ है, हमने सिर्फ इतना पढ़ा है। याद शाद कुछ भी नहीं करना भी, आपने सिर्फ इसको जाके एज इट इज़ लिख लेना है और जब लिख लें आखिरी फुल स्टॉप लगाएं और उसके बाद भाग जाएं, मत उसकी दोबारा शक्ल देखें। बस सिर्फ हर दिन का काम साथ साथ करते रहेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला तकलीफ़ नहीं होगी। डन। तो बस आज हम लोगों ने सिर्फ कंपनियों का इंट्रोडक्शन देखा है कि कंपनी क्या है और कंपनी बाकी मोड ऑफ बिजनेस से कैसे फ़र्क है। आपके पास हैंडआउट मौजूद है, हैंडआउट का जो फर्स्ट पेज है वो अब आप देख के आ सकते हैं। तो कल इंशाल्लाह ताला पहले पिछले दिन के सवाल जवाब होंगे और फिर हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह। अगले 2 दिन हमारे थोड़े से बोर हैं क्योंकि अब हमने ना बहुत सारी डेफिनेशंस एक साथ देखनी है, कई तरह की कंपनियों की डेफिनेशन हमने अगले 2 दिन में देखनी है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला।